हेलो दोस्तों, एपिसोड 21 की शुरुआत में हेनग्यू जियांगजी के रेस्टोरेंट में खाना लेने के लिए आया होता है। शाओरुन इतना ज्यादा खाना देखकर हेनग्यू से पूछता है कि क्या तुम्हारा येन के साथ पैचअप हो गया है। तो हेनग्यू कहता है कि ऐसी बात नहीं है, मेरी फैमिली ट्रिप पर जा रही है तो मैं उनके लिए खाना लेने के लिए आया हूँ। हेनग्यू पूछने लगता है कि क्या जियांगजी वापस आ गया। तो शाओरुन कहता है कि नहीं, मुझे नहीं मालूम कि वो कब वापस आएगा, न ही ये मालूम है कि वो कहाँ पर है। इतने में ही इन दोनों को जियांगजी का मैसेज याद आता है, जिसमें जियांगजी इन दोनों को बताता है कि वो जल्दी शादी करने वाला है। शाओरुन को इस बात पर हैरानी होती है और वो कहता है कि मुझे तो लगा था कि पहले तुम्हारी और येन की शादी होगी, लेकिन देखो हम में से जियांगजी बाजी ले गया है। इतने में टैन शिशी भी यहाँ पर आ जाती है, क्योंकि शाओरुन ने इसको यहाँ पर बात करने के लिए बुलाया होता है। हेनग्यू अपनी आंट, मॉम और ग्रैंड माँ को ट्रिप पर जाने के लिए सी ऑफ कर रहा होता है और हेनग्यू के डैड भी इनके साथ नहीं जा रहे होते। जब ये लोग चले जाते हैं तो डैडी से पूछते हैं कि तुम डिनर में क्या खाओगे, मैं वो तुम्हारे लिए बना देता हूँ। हेनग्यू कहता है कि मैं यहाँ पर खाना खाकर गिल्ट फील नहीं करना चाहता, जिस पर डैड इसको एक्सप्लेन करते हैं कि मैंने तुम्हारी मॉम को इसलिए ट्रिप पर भेजा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रिलैक्स कर लें। इसके पीछे और कोई भी वजह नहीं है और ये एक अच्छा मौका है जिसके जरिए से हम दोनों का रिलेशनशिप फिर से बेहतर हो सकता है। लेकिन हेनग्यू का कहना था कि उसे हमारे रिलेशनशिप के अंदर इम्प्रूवमेंट के चांसेस नजर नहीं आते और वो ये कहकर यहाँ से चला जाता है। शाओरुन टैन शिशी को एक जगह पर लेकर आता है तो टैन शिशी से पूछती है कि क्या तुम यहाँ पर अपना रेस्टोरेंट खोल रहे हो। तो शाओरुन कहता है कि यहाँ पर तो नहीं, बल्कि यहाँ से थोड़ा ही दूर मैं अपना रेस्टोरेंट खोल रहा हूँ और मैंने वहाँ के ऑनर से बात भी कर ली है। तो टैन शिशी पूछती कि फिर तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो। शाओरुन इसको बताता है कि जब मेरे पेरेंट्स अब्रॉड चले जाया करते थे तो मैं अक्सर यहाँ पर आया करता था और जब भी वो बाहर जाते थे तो मैं अपने घर में अकेला होता था और मुझे हमेशा भूख लगी होती थी, लेकिन मेरे आसपास कोई भी नहीं होता था और रात को जब मैं इसी वजह से रोता था तो तुम हमेशा मेरे लिए खाना लेकर आती थी। उस टाइम पे मुझे लगता था कि खाना मेरी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, लेकिन जब मैं अपने डैड के साथ पेरिस गया तो मुझे ये बात रियलाइज हुई कि मेरे लिए खाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि तुम थी जो हमेशा मेरे साथ खाना खाया करती थी। जब मैं 6 साल का था तो तुम्हारी एज मुझसे डबल थी। जब मैंने अपना कॉलेज स्टार्ट किया तो तुमने काम करना भी शुरू कर दिया था, लेकिन अब मैंने भी अपना बिजनेस स्टार्ट कर दिया और मुझे लगता है कि हमारा लेवल सेम हो गया है और मैं अपनी लाइफ का बाकी हिस्सा भी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ, लेकिन इसका फैसला तुम्हारे हाथ में है। शाओरुन ने अपनी बातों से टैन शिशी को कन्विंस कर ही लिया होता है और फिर ये दोनों किस करते हैं। अब ये ना चाहते हुए भी हेनग्यू के क्लिनिक में आ ही जाती है। नर्स इसको देखकर कहने लगती है कि क्या हेनग्यू आपके साथ नहीं आए, जिस पर येन कहती कि नहीं, यहाँ पर मैं अपने दांतों का चेकअप करवाने के लिए आई हूँ। और ये सुनकर ये थोड़ा सा रिलैक्स भी फील करती है कि यहाँ पर हेनग्यू नहीं है। ये नर्स पूछने लगती है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो येन इसको कहती है कि मैं अपना विजडम टूथ रिमूव करवाना चाहती हूँ, लेकिन क्या इसमें बहुत दर्द होगी। इतने में यहाँ पर हेनग्यू आ जाता है और उसे कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा और तुम्हें दर्द भी नहीं होगी। जब येन का ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है तो हेनग्यू उसको घर पर छोड़ने के लिए आ जाता है, लेकिन येन को बहुत दर्द हो रही होती है और वो हेनग्यू से कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला था कि मुझे बिल्कुल भी दर्द नहीं होगी। हेनग्यू कहता है कि एनेस्थीसिया का असर खत्म हुआ है, तुम्हें थोड़ी तो दर्द बर्दाश्त करनी ही होगी, लेकिन येन इसको झूठा कहते हुए अंदर चली जाती है। हेनग्यू इसके पीछे आने लगता है तो येन इसको कहती है कि तुम्हें अंदर आने की जरूरत नहीं है। हेनग्यू इसके लिए परेशान भी होता है, लेकिन ये येन के पास भी नहीं जा पाता। येन अंदर जाती है तो वो हेल्पर इसको बताता है कि रेस्टोरेंट पर बहुत ही ऑर्डर्स आ रहे हैं और मैं यहाँ पर अकेला काम मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ। येन कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए डिलीवरीज कर ही देती हूँ। और फिर ये जब नेक्स्ट डिलीवरी की लोकेशन देखती है तो ये वही पार्क होता है जहाँ पर ये कल डिलीवरी करने के लिए गई थी। येन वहाँ पर जाकर उस शख्स को तलाश कर रही होती है जिसने ये ऑर्डर किया होता है, लेकिन फिर ये रियलाइज करती है कि इसे बहुत तेज बुखार हो गया है। ये यहाँ पर गिरने ही वाली होती है कि हेनग्यू इसको आकर पकड़ लेता है और येन एक नजर हेनग्यू की तरफ देखती है और फिर ये यहीं पर बेहोश हो जाती है। हेनग्यू इसको घर पर लेकर आता है। हेनग्यू येन को मेडिसिन देता है तो येन मेडिसिन लेने के बाद कहती है कि इसका टेस्ट बहुत बुरा है। हेनग्यू उसको कहने लगता है कि मेडिसिन का टेस्ट कभी अच्छा नहीं होता। येन कहती है कि मुझे आइसक्रीम खानी है तो हेनग्यू कहता है कि तुम आइसक्रीम खा लेना, लेकिन जब तुम ठीक हो जाओगी, अब तुम्हें लेट कर आराम करना चाहिए। लेकिन येन बिल्कुल बच्चों जैसा बिहेव कर रही होती है और वह हेनग्यू की कोई भी बात नहीं मान रही होती। हेनग्यू से पूछता है कि तुम बच्चों जैसा बिहेव क्यों कर रही हो। तो येन कहने लगती है कि मैं बच्ची नहीं हूँ, ना ही मैं वो सब कुछ करना चाहती हूँ जो बच्चे करते हैं, बल्कि मैं तो वो करना चाहती हूँ जो बड़े करते हैं, जैसे कि मुझे हॉन्टेड हाउस में जाना है, जंक फूड खाना है और मुझे सुबह सुबह जॉगिंग पर भी जाना है। हेनग्यू से कहता है कि जब तुम ठीक हो जाओगी तो मैं ये सब कुछ तुम्हारे साथ करूंगा, लेकिन अभी तुम्हें आराम करना चाहिए। येन हेनग्यू की बात मानकर लेट जाती है और ये हेनग्यू से पूछती है कि क्या तुम वापस जा रहे हो। तो हेनग्यू उसको कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रुकूंगा। ये बात सुनकर येन रिलैक्स फील करती है और साथ ही यहाँ पर सो जाती है। अगले दिन येन जियांगजी के रेस्टोरेंट में आती है और यहाँ पर सारे मौजूद होते हैं सिवाय हेनग्यू के। येन काफी कंफ्यूज होती है क्योंकि ये हेनग्यू के साथ दोबारा पैचअप भी करना चाहती होती है, लेकिन इसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्या करे। सब इसको यही कहते हैं कि अगर तुम वाकई में हेनग्यू
हेनग्यू के साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें एक दफा ट्राई जरूर करना चाहिए। लेकिन यन का ये कहना था कि मैं हेनग्यू के साथ रहना तो चाहती हूँ, लेकिन मैं इस बात का गिल्ट फील करती हूँ कि मैंने हेनग्यू की मॉम से झूठ बोला है और मुझे नहीं मालूम कि मैं उनका सामना कैसे करूंगी। शाओरुन यन से कहता है कि इसके लिए तुम्हें पहले ट्राई तो करना चाहिए, एक दफा हेनग्यू से पैचअप करो और फिर हेनग्यू और तुम मिलकर कोई सोल्यूशन ढूंढ लेना हेनग्यू की मॉम को मनाने के लिए। और वैसे भी फिलहाल तुम्हारा सामना हेनग्यू की मॉम से नहीं होगा क्योंकि वो ट्रिप पर गई हुई है। लुनियान भी शाओरुन की बात को सपोर्ट करते हुए कहती है कि मुझे तो यही लगता है कि हेनग्यू की मॉम ने तुम दोनों को स्पेस देने के लिए ट्रिप प्लान किया है। यन इनसे कहती है कि फिर मुझे क्या करना चाहिए। जियांगची कहता है कि तुम्हें हेनग्यू के लिए थोड़ी सी केयर शो करनी होगी। अब इन सब की एडवाइसेस को मानकर यन हेनग्यू की क्लिनिक आ जाती है। यन यहीं पर बैठकर वेट करने लगती है क्योंकि हेनग्यू अभी अपने पेशेंट्स के साथ बिजी होता है। यहाँ पर दो आदमी लाइन तोड़ने की वजह से एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं। यन भी इनको रोकने के लिए वहाँ पर पहुँच जाती है और जब हेनग्यू अपनी सीसीटीवी कैमरा से ये सब कुछ देखता है तो ये भी बाहर आ जाता है। हेनग्यू इन दोनों को जब झगड़ने से रोक रहा होता है तो हेनग्यू का हाथ बहुत जोर से जाकर डेस्क पर बच जाता है और यन के देखकर बहुत परेशान होती है क्योंकि हेनग्यू को काफी ज्यादा चोट लग गई होती है। हेनग्यू यन से कहता है कि तुम फिक्र नहीं करो, मेरा हाथ ठीक है, लेकिन यन कहती है कि तुम्हें चोट ज्यादा लगी है इसलिए तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा। हेनग्यू यन के साथ हॉस्पिटल आ जाता है। डॉक्टर हेनग्यू का एक्सरे देखकर ये बताता है कि जिस पॉइंट पर तुम्हें चोट लगी है उसकी वजह से तुम्हारी इंडेक्स फिंगर काम करना बंद भी कर सकती है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी बहुत लो है और इससे बचने के लिए तुम्हें सर्जरी करवानी होगी। अब हेनग्यू सर्जरी के लिए जा रहा होता है तो यन काफी परेशान होती है तो हेनग्यू उसको कहता है कि तुम्हें इतना परेशान नहीं होना चाहिए क्योंकि ये तो एक बहुत माइनर ऑपरेशन है। यन कहती है कि ये माइनर ऑपरेशन है लेकिन तुम मुझसे वादा करो कि तुम बिल्कुल सही सलामत वापस आओगे। हेनग्यू कहता है कि हाँ बिल्कुल, मुझे कुछ भी नहीं होगा इसलिए तुम्हें भी परेशान नहीं होना चाहिए। अब हेनग्यू रूम के अंदर जाने लगता है तो यन इससे कहती है कि तुम अपने आप को अकेला नहीं समझना और जब तुम यहाँ से वापस आओगे तो हम दोनों कभी भी अलग नहीं होंगे। हेनग्यू इस बात पे मुस्कुराते हुए यन से कहता है कि मुझसे वादा करो कि तुम अपने वादे से नहीं फिरोगी। इस पर यन हेनग्यू से प्रॉमिस कर लेती है और फिर हेनग्यू अंदर चला जाता है। इतने में ये बाकी सब भी यन के पास आ जाते हैं। शाओरुन इन सबसे कहता है कि ये तो एक माइनर ऑपरेशन है, तुम लोगों को इतना परेशान नहीं होना चाहिए। इस पर टेनशिशी कहती है कि एक डेंटिस्ट के लिए उसका हाथ ही उसका टूल होता है, इसलिए एक डेंटिस्ट के लिए ये बहुत ही सीरियस बात है। फिर जब हेनग्यू की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है तो ये सभी लोग जाकर हेनग्यू के रूम में बैठ जाते हैं। हेनग्यू इन सबको देखकर हैरान होता है और इनसे पूछता है कि क्या तुम सब लोग मुझे देखने के लिए यहाँ पर आए हो, और ये सभी डिफरेंट रीजंस देते हैं कि यहाँ पर क्यों आए हैं। टेनशिशी कहती है कि मैं यहाँ पर किसी को लेने आई हूँ। टेनशिशी यन से कहती है कि हमारी नॉवल की राइटर ने हमारे पब्लिशिंग हाउस पर इंटरव्यू अरेंज कर लिया है और मजीद अरेंजमेंट्स के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। यन कहती है कि मैं आज रात हेनग्यू के साथ ही रुकूंगी और कल सुबह ऑफिस आऊंगी। हेनग्यू को कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की कोई जरूरत नहीं है, तुम घर पर जाकर आराम करो क्योंकि तुम्हें अगले दिन काम पर भी जाना है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे भी जियांगची मेरे पास है। यन इसके लिए मान जाती है और हेनग्यू से कहती है कि मैं कल काम से वापसी पर तुम्हें मिलने के लिए आऊंगी। जब टेनशिशी और शाओरुन यहाँ से जा रहे होते हैं तो टेनशिशी शाओरुन से कहती है कि मुझे अपना हाथ पकड़ाओ और फिर ये अपने डैड के पास इसको लेकर जाती है और अपने डैड से कहती है कि डैड ये मेरा बॉयफ्रेंड है। और डैड तो इन दोनों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं। शाओरुन और टेनशिशी इस बात पर हैरान होते हैं कि टेनशिशी के डैड ने इनसे कोई भी सवाल नहीं किया और ये शाओरुन से कहते हैं कि अगली मुलाकात हम लोग डिनर पर करेंगे। फिर जब ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं तो मिस्टर टैन कहने लगते हैं कि इन दोनों को बहुत टाइम लगा ये समझने के लिए कि ये दोनों ही एक दूसरे के लिए ठीक हैं। अब वो राइटर इनके पब्लिशिंग हाउस में आ गई होती है जिनके साथ इन्होंने इंटरव्यू करना होता है। यन इस राइटर को देखकर बहुत हैरान होती है क्योंकि इसने इसे पहले भी कहीं पर देखा होता है और फिर इसको याद आता है कि इसी लड़की को तो यन ने हेनग्यू के डैड के साथ मॉल में देखा था। यन जब पहले इसके घर पर गई थी तो इसकी मुलाकात इनसे नहीं हुई थी, इसलिए यहाँ पर यन इसको देखकर बहुत ज्यादा हैरान होती है। फिर जब यन अपने काम से फ्री होकर हॉस्पिटल जाती है तो ये देखती है कि हेनग्यू के डैड यहाँ पर इसको खाना खिला रहे होते हैं। यन भी हेनग्यू के लिए खुद खाना बना कर लाई होती है जिसको देखकर हेनग्यू काफी खुश होता है। हेनग्यू के डैड कहते हैं कि मैं हेनग्यू को खाना सर्व कर देता हूँ, लेकिन यन कहती है कि मेरी साइड से ये हेनग्यू के लिए ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। इस पर हेनग्यू के डैड मान जाते हैं और कहने लगते हैं कि मैं बस हेनग्यू के लिए इतना परेशान हूँ ना, मुझे समझ ही नहीं आ रही कुछ। हेनग्यू तंजिया कहता है कि आप इतने परेशान थे कि आप मेरे ऑपरेशन के एक दिन बाद यहाँ पर आए हैं। तो डैड कहने लगते हैं कि सुबह मुझे एक काम आ गया था जिसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ पाया। तो हेनग्यू कहता है कि कोई काम आ गया था या फिर आप किसी और के लिए काम कर रहे थे। यन इन दोनों का ध्यान बटाने के लिए हेनग्यू के डैड से इन्हें पानी लाने के लिए कहती हैं। हेनग्यू यन का शुक्रिया अदा करता है कि वो यहाँ पर आ गई क्योंकि मुझे डर था कि मेरा फिर से अपने डैड से कहीं झगड़ा ना हो जाता यहाँ पर भी। यन हेनग्यू से कहती है कि मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। यन कहती है कि मैं आज तुम्हारे डैड की दोस्त से मिली हूँ। तो हेनग्यू कहता है कि क्या वो गू चियाओ है। यन हैरान होती है कि हेनग्यू को इसके बारे में पहले ही मालूम है। जब ये लोग घर
पर आ जाते हैं तो हेनग्यू अपने डैड से कहता है कि मुझे टीवी देखना है। टीवी की बात सुनकर तो हेनग्यू के डैड की होश उड़ जाते हैं और ये कहने लगते हैं कि कुछ ही दिन पहले मैं टीवी देख रहा था, लेकिन ये पता नहीं कैसे खराब हो गया है। हेनग्यू कहता है कि ठीक है, अगर ये खराब हो गया है तो हम नहीं देखते टीवी। हेनग्यू के डैड फिर डिनर बनाने के लिए जा रहे होते हैं तो ये येन से पूछते हैं कि क्या तुम डिनर के लिए रुकोगी? तो येन कहती कि नहीं, मुझे अपने पेरेंट्स की शॉप को देखना है, इसलिए मैं जल्दी यहाँ से चली जाऊंगी। एक्चुअल में हेनग्यू के डैड टीवी ऑन करने से इसलिए इतना डर रहे होते हैं क्योंकि वो जो राइटर गू चियाओ है उसने इस इंटरव्यू में अपनी लाइफ के बारे में बात करनी होती है। हेनग्यू के डैड जब किचन में जाने लगते हैं तो हेनग्यू भी जानबूझकर अब टीवी ऑन करने लगता है। तो हेनग्यू के डैड आकर जल्दी से इसके हाथ से रिमोट पकड़ लेते हैं। हेनग्यू अपने डैड से कहता है कि आप मेरे हाथ से रिमोट क्यों पकड़ रहे हैं? तो डैड कहने लगते हैं कि मुझे तो बस फिक्र है कि तुम अपने हाथ यूज ना करो क्योंकि वो इंजर्ड है। हेनग्यू कहते हैं कि डैड ये मेरा लेफ्ट हाथ है और ये बिल्कुल ठीक है। फिर हेनग्यू के डैड इसको रिमोट से टीवी चलाकर दिखाते हैं, लेकिन टीवी नहीं चलता। और फिर जब हेनग्यू के डैड किचन में चले जाते हैं तो हेनग्यू येन से कहता है कि तुम चेक करो कि क्या टीवी के प्लग सही से लगे हुए हैं। येन जाकर देखती है और हेनग्यू को बताती है कि ये अनप्लग है, क्या मैं टीवी चला दूं? तो हेनग्यू कहता है कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। हेनग्यू येन से पूछता है कि गू चियाओ का इंटरव्यू कितने बजे ऑन एयर होने वाला है? तो येन कहती है कि इसी टाइम होने वाला है या शायद हो भी गया हो। हेनग्यू पूछता है कि इंटरव्यू किस बारे में है। येन बताती है कि इस इंटरव्यू में गू चियाओ ये बताने वाली है कि उसने अपना न्यू नॉवल क्यों लिखा है। हेनग्यू से पूछता है कि वो वजह क्या है इसके नॉवल लिखने की। येन इसको बताती है कि इसकी वजह उसके लव कन्फेशन की है। हेनग्यू कहता है कि अब मुझे सब सही से समझ आ रहा है कि मेरे डैड इतना डेस्परेटली मेरी मॉम, आंट और ग्रैंड माँ को वेकेशन पर क्यों भेजना चाहते थे, क्योंकि वो जानते थे कि गू चियाओ इंटरव्यू में मेरे डैड का नाम जरूर लेगी। और साथ ही हेनग्यू की मॉम की कॉल आने लगती है। ये दोनों डर रहे होते हैं कि कहीं इसकी मॉम ने वो इंटरव्यू तो नहीं देख लिया, लेकिन फिर ये डिसाइड करते कि परेशान होने से अच्छा है कि फोन उठाकर देख ही लिया जाए। जब फोन उठाते हैं तो मॉम हेनग्यू से पूछती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। हेनग्यू कहता है कि कुछ भी नहीं, सब ठीक है। हेनग्यू की मॉम इसे कहती है कि तुम्हारी आंट और ग्रैंड माँ तुम्हारे करंट रिलेशनशिप के स्टेटस को जानना चाहती हैं। हेनग्यू येन की तरफ मुस्कुरा कर देखता है और इसे कहता है कि वो तुम्हारे बारे में पूछ रही हैं। हेनग्यू अपनी मॉम को बताता है कि मैं और येन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है और अभी मेरे साथ येन है। इस पर ये सब बहुत खुश होते हैं और मॉम हेनग्यू से कहती है कि फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। एक्चुअल में मुझे जियांगची की कॉल आई थी कि वो कुछ दिन में शादी कर रहा है, इसीलिए हम जियांगची की शादी के लिए वापस आ रहे हैं और कुछ दिन में हमारी मुलाकात होगी। येन हेनग्यू से कहती है कि क्या तुम्हारी मॉम को तुम्हारी इंजरी के बारे में तो पता नहीं चला? हेनग्यू कहता है कि मैंने जियांगची को मना किया था कि वो किसी को भी ना बताए। मेरी मॉम एक काफी लंबे अरसे बाद किसी ट्रिप पर गई हैं और मैं उनका ट्रिप खराब नहीं करना चाहता। और अब कुछ दिन गुजर जाते हैं, सब कुछ बहुत ठीक जा रहा होता है और आज जियांगची और लुनियान की शादी होती है। हेनग्यू के पेरेंट्स और हेनग्यू येन के साथ यहाँ पर आ जाता है। ये सब भी काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। जब ये सब लोग अंदर चले जाते हैं तो यहाँ पर गू चियाओ भी आ जाती है और हेनग्यू के डैड इसको देख कर कहते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो गू चियाओ कहती है कि क्यों, मैं यहाँ पर नहीं आ सकती हूँ। जियांगची की शादी हो जाती है और अब टैन शिशी अपने ऑफिस में बैठकर गू चियाओ का इंटरव्यू देख रही होती है। ये हियोन को अपने पास बुलाती और इसे कहती है कि क्या तुम्हें भी गू चियाओ के इंटरव्यू में कुछ गड़बड़ लग रही है? तो हियोन कहती है कि बिल्कुल ऐसा ही है। गू चियाओ ने इस इंटरव्यू में अपने राइटिंग करियर के बारे में बात नहीं की, बल्कि उसने अपने कुछ सालों में गुजरी हुई लव लाइफ के बारे में बात की है, लेकिन गू चियाओ ने उस पार्टनर का नाम नहीं लिया है। टैन शिशी कहती कि मसला ये नहीं है, पर पता नहीं क्यों मुझे इस सब से बैड फीलिंग आ रही है। आज हेनग्यू आर्चरी क्लब में आकर प्रैक्टिस कर रहा होता है और ये अपने हाथ की वजह से परेशान होता है क्योंकि इसका निशाना पहले जैसा नहीं रहा होता। इतने में ही यहाँ पर यह आ जाती है और इसको कहती है कि मुझे याद है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझे आर्चरी सिखाओगे। और फिर हेनग्यू इसको आर्चरी सिखाने लगता है और यहाँ पर ये दोनों काफी एंजॉय करते हैं और एक साथ काफी अच्छा टाइम गुजारते हैं। हेनग्यू येन को मैसेज करता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी और ये मेरी ट्रीट होगी। इस पर येन हेनग्यू को 9 यॉन्स भेज देती है, जिस पर हेनग्यू हंसने लगता है और इसे कहता है कि मैं इसको एज आई यस एक्सेप्ट कर रहा हूँ। येन अपने घर पर मौजूद होती है तो यहाँ पर इसके डैड कुछ ढूंढ रहे होते हैं। येन अपने डैड से पूछती है कि डैड आप क्या ढूंढ रहे हैं? तो डैड कहने लगते हैं कि मैं अपने रेस्टोरेंट का लीज कॉन्ट्रैक्ट ढूंढ रहा हूँ। येन डैड से पूछती है कि मॉम कहाँ पर है? तो डैड कहते हैं कि आज मॉम भी वापिस आ रही है। येन कहती है कि फिर आप मॉम के साथ वापस क्यों नहीं आए? तो डैड कहते हैं कि मुझे एक जरूरी काम था, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा है। टैन शिशी अपने काम से वापस आ रही होती है कि इसे रास्ते में यहाँ पर शारोन मिल जाता है। टैन शिशी इसको देखकर यहाँ पर काफी सरप्राइज होती है और शारोन इसे कहता है कि आज मैंने अपनी लाइफ का एक गोल अचीव कर लिया है और मैं उसको तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। टैन शिशी इसको कहती है कि क्या तुम मुझे फिर से तो उसी महंगे रेस्टोरेंट में नहीं लेकर जाने वाले ना? तो शारोन कहता है कि नहीं, आज मैं तुम्हें खुद डिनर
कुक करके खिलाऊंगा। शाओरन टैन शिशी को बेबी सिटिंग क्लास में लेकर आता है। ये काम भी उस लिस्ट में होता है जो शाओरन टैन शिशी के साथ करना चाहता होता है। जियांगची के रेस्टोरेंट में येन उसी ऑथर से मिलने के लिए आई होती है तो लुनियान इसको कहती है, क्या तुम दोनों मुझे बारी बारी मिलने के लिए आ रहे हो? तो येन कहती है कि ऐसी बात नहीं, मैं यहाँ पर अपने काम की वजह से आई हूँ। वैसे और कौन तुम्हें देखने के लिए आया है? लुनियान कहती है कि भी थोड़ी देर पहले यहाँ पर हेंग्यू आया था और वो मुझसे शादी के बारे में बात कर रहा था। मैंने तो उसे अपना वेडिंग प्लानर भी रेकमेंड कर दिया है। क्या उसने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया? तो येन कोई जवाब नहीं देती और फिर लुनियान को रियलाइज होता है कि हो सकता है कि हेंग्यू ने इसे सरप्राइज देना हो और इसने येन का सरप्राइज खराब कर दिया है। अब जब ये दोनों यहाँ से बाहर निकलते हैं तो टैन शिशी शाओरन को कहती है कि मुझे नहीं मालूम था कि तुम बच्चों की केयर करने में इतने अच्छे हो। शाओरन कहने लगता है ये ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। टैन शिशी कहने लगती है, मैंने अपनी लाइफ की प्लानिंग कुछ यूँ की थी कि इस एज तक मेरी शादी हो जाएगी और मेरी अपनी फैमिली होगी और मुझे अपने काम की तरह अपनी शादी को भी चलाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन फिर मेरी जिंदगी में तुम आ गए और तुम्हारे आने की वजह से मेरे सारे प्लान्स चेंज हो गए। शुरू में मुझे इनसिक्योर फील हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया था कि तुमने मेरे लाइफ प्लान्स खराब कर दिए हैं। लेकिन बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने इस बात को एक्सेप्ट करने में काफी टाइम लगाया है कि तुम ये सब कुछ मेरे लिए कर रहे हो। तुमने मुझे बदल दिया है और तुम्हें ने मुझे हौसला दिया है जिंदगी में रिस्क लेने का भी। और अब मैं जिंदगी की दौड़ अकेले ही खत्म नहीं करना चाहती हूँ। शाओरन इसे कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है? टैन शिशी इसको कहती है कि अभी भी हमारे पास वक्त है और मैं तुम्हारे साथ अभी चलकर अपनी मैरिज रजिस्टर करना चाहती हूँ। मुझे शादी के लिए कोई बड़ी सेरेमनी नहीं चाहिए है। लेकिन शाओरन कहता है कि मैंने हेंग्यू से वादा किया है कि उसकी शादी में मैं विटनेस बनूंगा और उससे पहले मैं अपनी शादी नहीं करूंगा। लेकिन टैन शिशी कहती है कि तुम्हें चूज करना होगा कि तुम हेंग्यू के वेडिंग विटनेस बनना चाहते हो या मेरे हस्बैंड। इस पर शाओरन कहता है कि मैं तो तुम्हें ही चूज करूंगा और फिर ये दोनों खुशी खुशी यहाँ से जाने लगते हैं। इसी हैप्पी मोमेंट पर एपिसोड 22 खत्म हो जाती है।